उपस्थित बिहार के बहुत ही जुझारू और कर्मशील संवेदनशील अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, हमारे बिहार के प्रभारी और राज्यसभा के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भाई भूपेंद्र यादव जी, हमारे वहाँ के उप मुख्यमंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी, लंबे समय तक जिनके साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला, श्री सुशील कुमार मोदी जी, नंद किशोर यादव जी, बिहार सरकार में मंत्री और वरिष्ठ नेता, प्रेम कुमार जी, मंत्री और बिहार के वरिष्ठ नेता, हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, हमारे नागेंद्र जी महामंत्री और हमारे शिवनारायण जी सह संगठन मंत्री, हमारे साथ इस बैठक में जुड़े हुए महाराष्ट्र से, मुंबई से हमारे बिहार के चुनाव को देख रहे ऐसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, सौदान सिंह जी, और यहाँ मंच पर दिल्ली में मेरे साथ उपस्थित हमारे भारत सरकार में मंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी जिनके साथ मैंने युवा काल, छात्र काल से काम किया, ऐसे हमारे रविशंकर प्रसाद जी, भारत सरकार में मंत्री हमारे वरिष्ठ सहयोगी गिरिराज जी, भाई अश्विनी चौबे जी जिनके साथ मैंने युवा समय से काम किया, और नित्यानंद राय जी, आर के सिंह जी, और हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधु जो इस कार्य समिति में उपस्थित हैं, पटना में और विभिन्न स्थानों पर जुड़े हैं। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मुझे कार्य समिति की इस बैठक में आने का सौभाग्य मिला और बिहार के वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करने का मौका मिला है। बिहार और पटना जो मेरी जन्मभूमि रही है, उनके साथ और उसके साथ मेरा भावनात्मक लगाव है, और ऐसी महावीर की भूमि, ऐसी हमारी भगवान बुद्ध की भूमि, गुरु गोविंद सिंह की भूमि को मैं नमन करता हूँ। बिहार के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि एक विशेष स्थान राष्ट्र की राजनीति में बिहार ने रखा है, फिर चाहे वो राजनीतिक विषय हो, फिर चाहे वो सामाजिक पक्ष हो, फिर चाहे वो सांस्कृतिक पक्ष हो, हर एक पक्षों में बिहार ने हम सबको नेतृत्व किया है। फणेश्वर नाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर से लेकर के अगर हम राष्ट्र के दृष्टि से उत्थान की बात करें और विकास की बात करें तो उसमें भी जो बिहार का योगदान रहा है वो अविस्मरणीय है। हम सब लोग उस बात को जानते हैं अच्छी तरीके से। ऐसी धरती को मैं नमन करता हूँ, और नमन करने के साथ साथ ऐसी धरती से मैं प्रेरणा लेता हूँ जिनके जिस धरती से राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थान हुआ है, ऐसी धरती को मैं नमन करता हूँ। मित्रों, हम सब जानते हैं कि बिहार का पॉलिटिकल और सोशल कॉन्शियसनेस यह बहुत ही उत्तम दर्जे का रहता है। किसी भी विचार को, किसी भी परिस्थिति को किस तरीके से देखना है, उस पर हमने अपनी क्या दृष्टि रखनी है, उसमें हमने क्या दिशा देनी है, बिहार ने अपने सामाजिक चेतना और राजनीतिक चेतना को बहुत ही ऊपर रखा है, ये हम सब लोग जानते हैं। हम अगर चंपारण के सत्याग्रह की बात करें या फिर हम नवनिर्माण आंदोलन की बात करें, और नवनिर्माण आंदोलन के साथ अगर हम जयप्रकाश जी को याद करें, तो हमारे ध्यान में आता है कि जब सब लोगों ने एक तरीके से व्यवस्था के साथ अपने समझौता कर लिया, उस समय बिहार खड़ा हुआ है और बिहार ने नेतृत्व दिया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। ऐसी धरती के हमारे वीर कार्यकर्ता, समाज के बहुत ही साथ जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को मुझे संबोधन करने का मौका मिल रहा है, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। मित्रों, जब हम आज एकत्र हुए हैं तो 2-3 तरीके के चैलेंजेस हमारे सामने हैं। एक चैलेंज कोविड का संक्रमण, कोविड-19 का संक्रमण, दूसरा बाढ़ का संक्रमण और बाढ़ की परिस्थिति, और तीसरा
हम आगे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इन परिस्थितियों में चुनाव होने वाला है और चुनाव के दृष्टि से बिहार के लोगों ने अपना मत देना है। इस परिस्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। जहां तक कोविड-19 का सवाल है, हम ये बहुत ही गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस कोविड-19 के साथ लड़ने का जो स्ट्रैटेजी, जो तरीका, जो दृष्टि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में की गई है, वह दुनिया में एक मिसाल है। इसको हमको समझना चाहिए। एज फार एज कोविड वॉज कंसर्न, यह एक ऐसी अकल्पनीय संक्रमण था जिसके साथ कभी भी भूतकाल में हम लोगों ने इसके प्रॉब्लम को नहीं देखा था और हमारे को मालूम नहीं था कि इससे कैसे लड़ना है। अगर हम वेस्टर्न देश की बात करें, पाश्चात्य देश की बात करें, जो सामर्थ्यवान थे, जिनके पास स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के बहुत ही अच्छी परिस्थिति थी, उनको भी हमने असहाय देखा है। यह हम सबको मालूम है। अमेरिका हो, यूरोप के देश हो, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये देखा कि उनकी व्यवस्थाएं चरमरा गईं और उन्होंने अपने आप को असहाय महसूस किया। यही नहीं, स्ट्रैटेजी की दृष्टि से भी देखा जाए तो वह कंफ्यूज्ड रहे। जान बचानी है या इकोनॉमी को देखना है। ऐसे समय में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में नेतृत्व दिया और यह कहा और देश को फ्रंट से लीड किया और यह शब्द स्पष्ट शब्दों में कहा, जान है तो जहान है। और 130 करोड़ देश को टाइमली और बोल्ड डिसीजन लेकर के लॉकडाउन किया और उस लॉकडाउन के कारण हम 130 करोड़ देश को इस कोरोना संक्रमण से बचा सके और अपनी व्यवस्थाओं को ठीक कर सके। इसको हमको समझना चाहिए। मैं ये बात आपके साथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक एक कार्य समिति के सदस्यों को ये बात बिहार की जनता को बताना है कि किस तरीके से हमने कोविड की लड़ाई लड़ी। इस लॉकडाउन की अवस्था में कोविड के साथ लड़ने के लिए देश को तैयार किया गया। आप याद कीजिए कि उस समय हमारे पास एक भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल कोविड का नहीं था और जब लॉकडाउन हटा और आज की डेट में हम देखें तो कोविड के डेडिकेटेड हॉस्पिटल हमारे पास इस समय डेडिकेटेड हॉस्पिटल 1500 से ज्यादा है, 1500 से ज्यादा डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। उस समय हमारे पास डेडिकेटेड बेड नहीं था। आज 12,50,000 डेडिकेटेड बेड है। उस समय हमारे पास 150 टेस्टिंग सेंटर्स थे। वैसे तो जब कोविड शुरू हुआ तो उस समय हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी और टेस्टिंग फैसिलिटी सिर्फ NIV पुणे में थी, लेकिन उसके साथ साथ फिर 150 टेस्टिंग से फैसिलिटीज बनी। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटीज मोर देन 2000 है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी आज 10 लाख पर डे हो गई है। जो 1500 हुआ करती थी वो 10 लाख हो गई है। यह हमको समझना चाहिए। हमारे डेडिकेटेड बेड्स जहां 12 लाख है, वहीं 50,000 के आसपास हमारे ICU बेड्स हैं। और इसी तरीके से अगर हम देखें कि इस व्यवस्था के कारण हमारी आज रिकवरी रेट 74% हो गई है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि इस तरीके से हमने लॉकडाउन की अवस्था में लड़ाई लड़ी है। हमारे पास एक भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं था, विदेश से मंगवाया जाता था। लेकिन लॉकडाउन में प्रधानमंत्री जी ने देश के उद्यमियों को प्रेरित करके आज प्रतिदिन 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट भारत बना रहा है। इसको हमको समझना चाहिए। 50,000 वेंटिलेटर्स भारत ने बना करके दिए हैं। इसको हमको समझना चाहिए। इस तरीके से देश को तैयार किया गया और मुझे खुशी है और मैं चाहूंगा कि आप इसकी चर्चा करें कि बिहार में भी आज हमारी रिकवरी रेट 73.48% है और हमारे पॉजिटिव जो केस के दर हैं वो 2.89% आ गया है। इसको भी हमको समझना चाहिए। मुझे खुशी है कि डोर टू डोर स्क्रीनिंग जो बिहार में हुई है, लगभग 10 करोड़ डोर टू डोर स्क्रीनिंग की गई है। इसको भी हमको समझना चाहिए। और जो 35
1000 टेस्ट हो रहे थे वो अब 1 लाख टेस्ट हो रहे हैं। इसको भी हमको समझना चाहिए कि बिहार ने किस तरीके से अपने आप को ठीक किया है। और मैं मंगल पांडे जी को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने बिहार में इस कोविड की लड़ाई में अग्रेसिव होकर के लड़ाई लड़ी है। इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, ये हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मित्रों, जहां तक कोविड की लड़ाई का सवाल है, हम ये भी जानते हैं कि यह लड़ाई अकेली नहीं लड़ी गई, इसके साथ साथ आर्थिक विषय को भी कहा। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जान है तो जहान है, और बाद में कहा कि जान भी है और जहान भी है, दोनों की चिंता होगी। और आप इस बात को याद कीजिए कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज आया, 1,70,000 करोड़ का ये पैकेज था। इस पैकेज के तहत 80 करोड़ की जनता को मार्च महीने से लेकर नवंबर महीने तक 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल, इसकी देने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की। और इस तरीके से गरीब कल्याण पैकेज दिया गया, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। और यही नहीं, इसके साथ साथ जनधन खाते में 20 करोड़ बहनों के खाते में 3 महीने के लिए 500 रुपए डाला गया। एंड इट वॉज डीबीटी, डायरेक्ट डिस्बर्समेंट हुआ है, बेनिफिट का ट्रांसफर हुआ है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ 20 करोड़ की जनता को। आप याद कीजिए, जब जनधन खाते खोलने की बात हो रही थी आज से 5 साल पहले, तो मोदी जी जब इस बात को कहते थे तो लोग कहते थे खाते खुल जाने से क्या होगा। अरे खाते खुल जाने से यह हुआ कि बिना किसी के मदद के लॉकडाउन की अवस्था में 20 करोड़ की जनता को 1500 रुपए उसके खाते में गए हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए, इस तरीके की व्यवस्था की गई। 8 करोड़ बहनों को 3 सिलेंडर 3 महीने के लिए दिया गया। हमारे दिव्यांग भाई, हमारी विधवा बहनें, हमारी वृद्धा सज्जन, उनके भी खाते में 1-1 हज़ार रुपए 3 महीने के लिए दिया गया। इसकी भी हम लोगों ने व्यवस्था की, इसको भी हमको समझना चाहिए। और इसके साथ साथ हम यह भी जानते हैं कि हमारे किसान भाइयों के लिए 12 करोड़ 64 लाख किसान, 12 करोड़ 64 लाख किसान, इनके भी खाते में 2-2 हज़ार रुपए यह भी डाला गया। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और यही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने छठी किश्त भी 8.5 करोड़ के किसानों के लिए 17,000 करोड़ रुपए यह भी दे दिए हैं। इसको भी हमको समझना चाहिए और इससे उनकी किश्त पूरे होंगे, इसको भी हमको समझना चाहिए। इस तरीके की व्यवस्था की गई है। अगर हम बात करें अपने आत्मनिर्भर भारत की, तो हम जानते हैं कि किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत में भारत को आगे खड़ा करने का प्रयास हुआ है। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया, 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर को दिया गया, और 3 लाख करोड़ में 1 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन भी हो गए, डिस्पर्स भी हो गए। इसी तरीके से 1 लाख करोड़ रुपए किसान भाइयों के लिए दिया गया है। हमको फार्म गेट के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। आपदा को अवसर में बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगले 2 साल में किसान की तस्वीर कैसे बदलेगी, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। तस्वीर बदल जाएगी, तकदीर बदल जाएगी किसान की, इसको समझना चाहिए जब 1 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर में खर्च होगा। इसको हमको समझना चाहिए। लेकिन मैं संजय जायसवाल जी के माध्यम से बिहार के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि हमारे फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस FPO, इसको बनाने में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता गांव में जुड़े और फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाए, FPOs बनाए, अपने विचारधारा से जुड़े हुए लोग इसमें सक्रिय हों। और हमें क्या चाहिए इस एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसकी चिंता करते हुए उसके विकास में लगे। भारत का पैसा, भारत सरकार का पैसा मोदी जी के द्वारा आपको मिलेगा, यह बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। यही नहीं, इसके साथ साथ मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा, मैंने अभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए देश में 50 लाख रेडी वाला, ठेड़ी वाला, फेरी वाला, ये 50 लाख लोग हैं। और इन 50 लाख लोगों के लिए 5,000 करोड़ रुपए रखा गया है। 10-10 हज़ार रुपए उनको देना है ताकि वह अपनी फिर से जीविका को ठीक से स्टैब्लिश करें। मेरा निवेदन है आप सबसे कि आपके गांव शहर में कोई भी रेडी वाला हो, बैंकों को हिदायत दी गई है, बैंक इसमें तत्पर हैं,
उनको तुरंत पैसे दिलाने की व्यवस्था करें और इन 5 लाख लोगों को उसमें जोड़ने का प्रयास करें। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। लगभग 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत हम लोगों ने तय किया है कि उनको क्रेडिट दिया जाएगा और उस क्रेडिट के लिए किसानों को प्रेरित करना, यह भी हमारा काम होना चाहिए, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल। अब अगर मैं मधुबनी की बात करूं, अगर मैं उत्तर बिहार की बात करूं, मधुबनी की बात करूं, कटिहार की बात करूं, तो मखाना उद्योग को हम लोगों को वोकल होकर के ग्लोबल बनाना है और मखाना उद्योग को आगे बढ़ाना है, उसको हमको ध्यान में रखना है। मधुबनी पेंटिंग, टिकुली कला, इसको भी हमको प्रेरित करना है, इसको भी हमको आगे बढ़ाना है। उसी तरीके से भागलपुर का सिल्क उद्योग, हमारे अश्विनी चौबे जी यहाँ बैठे, उन्होंने लंबे समय तक भागलपुर को रिप्रेजेंट किया है। भागलपुर के सिल्क को हमको वोकल होकर के लोकल को आगे बढ़ाना है और उसकी ब्रांडिंग करनी है, उसकी हमको चिंता करनी चाहिए। मधुबनी का शहद, मुजफ्फरपुर की लीची, इन सब चीजों के बारे में आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत तब होगा जब मुजफ्फरपुर में लीची के उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे, मधुबनी पेंटिंग्स के लिए काम करेंगे, टिकुली कला के लिए हम काम करेंगे, मखाना उद्योग के लिए काम करेंगे, खादी सिल्क के लिए काम करेंगे, तब जाकर के ये होने वाला है और इसको हमको अपने साथ जोड़ना चाहिए। यह हमारा आपसे निवेदन है। प्रधानमंत्री गरीब रोजगार योजना, जिसमें हमारे जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनको वहीं उसी स्थान पर रोजगार मिले, इसकी व्यवस्था भी की गई है। मुझे अभी ध्यान में नहीं है, शायद 22 ज़िले हैं बिहार के या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं जिनको इस रोजगार पैकेज के तहत, गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत उनको जोड़ने का कार्य किया गया है। उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए और उसको भी हमको आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। आप जानते हैं कि इस 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल हेल्थ केयर की बात की और डिजिटल हेल्थ मिशन की बात की। मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, हमारा ये सपना था, आज वो साकार होते हुए दिखता है। देश में कहीं भी आप चले जाएं, आपका हेल्थ का डिजिटल कार्ड, आपकी हेल्थ की सारी गाथा विद प्रिवेसी आपके साथ सुरक्षित रहेगा और उसके माध्यम से आपके व्यवस्था के दृष्टि से जो जो काम किए जाएंगे वह भी उसमें अंकित होगा। आप समझ सकते हैं कि इससे स्वास्थ्य के दृष्टि से कितनी बड़ी क्रांति आएगी, कितना बड़ा परिवर्तन आएगा, इसको भी हमको समझना चाहिए। अभी ये यूनियन टेरिटरीज में लागू हुआ है। मेरा निवेदन है कि बिहार के कार्यकर्ता इन सारे कामों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करेंगे, ये मैं मानता हूँ। अगर मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करूँ, सुशील मोदी जी बैठे हुए हैं, भूपेंद्र यादव जी बैठे हुए हैं, संजय जायसवाल जी बैठे हुए हैं, नागेंद्र जी बैठे हुए हैं, हमारे विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री हुआ करते थे। 1986 में हम आवाज उठाया करते थे चेंज दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 1986, और 1986 में एजुकेशन पॉलिसी बदली थी। लेकिन 1986 की एजुकेशन पॉलिसी, सिर्फ उसके पहले एजुकेशन पॉलिसी 68 में आई थी, तो 68 के बदले 86 हो गया, लेकिन कोई भी मूल परिवर्तन नहीं हुआ। आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आजाद भारत में आजाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है। इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। इस पॉलिसी की विशेषताएं क्या है? मैं चाहूंगा कि बिहार के एक प्रदेश कार्य समिति के सदस्य नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समझें, बुनियादी ढांचे को समझें, क्या परिवर्तन हुआ इसको समझें। आज एजुकेशन पॉलिसी की एक्सेसिबिलिटी हो गई है, आज अफोर्डेबिलिटी हो गई है, हर एक को एक्सेस है, इक्वालिटी एजुकेशन में आएगी। और सबसे बड़ी बात हुई है कि रीजनल लैंग्वेज को उसमें महत्व दिया गया है। शुरू से लेकर के 8वीं क्लास तक एजुकेशन का ढांचा, मीडियम जो होगा वो रीजनल लैंग्वेज होगी, वो अपनी लैंग्वेज होगी। इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसका अर्थ ये होगा कि नाउ इंडिया इज नॉट गोइंग टू हैव एजुकेशन, इट इज भारत विच इज गोइंग टू हैव एजुकेशन। इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक एग्जामिनेशन किया गया और रीजनल लैंग्वेजेस में एग्जामिनेशन होगा, अभी आप लोगों ने कैबिनेट में उसको पास किया है, रविशंकर जी आप लोगों ने। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। मैं इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि जब मैंने नीट लागू किया था, नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट मेडिकल एजुकेशन में, तो उस समय मेरा बहुत विरोध हुआ था, बहुत लोगों ने इसके खिलाफ बोला था। आज क्या हुआ, उस नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट के कारण सिर्फ इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाले लोग डॉक्टर नहीं बन रहे हैं, रीजनल लैंग्वेज से आने वाले लोग भी, गरीब परिवार के लोग भी अब डॉक्टर बन रहे हैं। यह परिस्थिति आई है, इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए भारत को जागना होगा, तो इस एजुकेशन पॉलिसी की गहराई को समझना पड़ेगा। हमारे यहां शुरू में अगर कोई मैथ्स पढ़ रहा है तो मैथ्स के साथ म्यूजिक नहीं ले सकता था, लेकिन अब फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है। को करिकुलर एक्टिविटीज और करिकुलर एक्टिविटीज को साथ में एजुकेशन के साथ जोड़ दिया गया है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है। अगर वो अपना पर्सनालिटी का विकास शिक्षा के एक सब्जेक्ट के साथ, सीरियस सब्जेक्ट के साथ, वो अपनी टैलेंट का भी विकास करना चाहता है, तो वह भी उसमें दिया गया है। इस बात को समझना चाहिए। और सबसे बड़ी इस एजुकेशन पॉलिसी की बात हुई है कि हम लोग, जो सब लोग यहां जो इतने बैठे हैं, प्रेम कुमार जी से लेकर के सब लोग, हम सब लोग उस पढ़ाई में से निकले हैं जिसको हम कहते थे रट्टाफिकेशन। रट्टा लगाओ, एग्जामिनेशन हॉल में जाओ, उसको उगल दो, उसको लिख डालो, अच्छे नंबर ले आओ और छुट्टी पा जाओ। अब जो एग्जामिनेशन होगा, उस एग्जामिनेशन में व्यक्ति को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होगी। ही विल हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट को उसको समझना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट को समझ करके एनालिटिकल माइंड उसका कितना है, इसका एप्लीकेशन देखना पड़ेगा। इसका मतलब उसको शिक्षा की गहराई को ग्रहण करना पड़ेगा। इसको उस एजुकेशन पॉलिसी में जोड़ा गया है, इसको हमको समझना चाहिए। लेकिन मैं ललायत हूं इस बात को कहने के लिए, और मैं प्रेरित भी हूं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो इतनी अच्छी चीजें आई हैं, एक एक कार्यकर्ता उस एजुकेशन पॉलिसी को जरूर पढ़े और टास्क फोर्स बना करके उस काम को आगे बढ़ाए। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि बिहार ने, फिर चाहे वो कोविड हो, फिर चाहे वो बिजली गिरने से लोग हताहत हुए उसकी राहत हो, फिर चाहे हमारे बाढ़ की राहत का विषय हो, आप सब लोगों ने मिलकर के बहुत अच्छा काम किया है। और कोविड के दौरान आपने लगभग 1,41,00,000 लोगों का राशन कार्ड धारक को आपने 1141 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए और उनकी जीवन स्थिति को बदलने का आपने प्रयास किया है। यह बहुत अच्छा योगदान रहा है। उसी तरीके से जो हमारे बाहर में माइग्रेंट लेबरर्स थे, उनको भी लगभग 20 लाख लोगों को आपने 203 करोड़ रुपए की आपने राहत पहुंचाई है। और इसी तरीके से किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए लगभग 12,35,000 किसानों को आपने 417 करोड़ रुपए आपने उनको आर्थिक राशि की सहायता दी है। ये बहुत ही उत्तम काम हुआ है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोविड के दौरान जो सेवा कार्य किया, जो लाखों के हिसाब से आपने फूड पैकेट बांटे, 1 करोड़ से ज़्यादा आपने फूड पैकेट बांटे, आप बधाई के पात्र हैं। उसी तरीके से आपने वर्चुअल रैली के माध्यम से संपर्क अभियान किया, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी रही है जिसने अपने आप को संक्रमण काल में जनता से जोड़ करके रखा, माइग्रेंट लेबरर्स की चिंता की, उनके पास जाकर के उनकी व्यवस्था की है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं, उनको इस सहयोग के लिए। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ आई है, तब तब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बिहार में जीत हुई है। इसको हमको समझना चाहिए। और इस बार भी हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और इसके साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और यशस्वी होंगे। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए, इसके लिए हमको कार्य करना चाहिए, यह हम कहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि आपको इसमें वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। आपको अपनी ताकत को निहार करके अपने को ही सिर्फ जीत हासिल नहीं करानी पड़ेगी, अपने सहयोगी दलों को भी आपको जीत हासिल करानी पड़ेगी। इस तरीके से हमको इस मानसिकता के साथ पूरी ताकत नीचे लगानी है। मैं पीछे आपके साथ जब वर्चुअल रैली में मिला था तो मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी
सिर्फ उन्हीं सीटों की लड़ाई नहीं लड़ेगी जहां भारतीय जनता पार्टी ने लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी एक एक बूथ पर वो चुनाव लड़ेगी और एक एक बूथ पर विजय हासिल हो, इसकी रणनीति बनाएगी। इस दृष्टि से हमको काम करना है। इसलिए वी हैव टू ऐड वैल्यू नॉट ओनली टू बीजेपी बट टू अवर अलायंस पार्टनर्स ऑल्सो। उनको भी हमको शक्ति देनी है, उनको भी हमको ताकत देनी है, और हम सब मिलकर के ये हम आगे बढ़ें, इसके हमको चिंता करने की जरूरत है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, हम संक्रमण काल में चुनाव लड़ रहे हैं। देयर आर चैलेंजेस एंड देयर चैलेंजेस आर इमेंस। बहुत किस्म की चैलेंजेस हैं। हम कोविड से लड़ करके हटे हैं, बाढ़ से हम लड़ रहे हैं, आगे चल करके चुनाव आएगा, अपनी जान की भी व्यवस्था करनी है। कोविड का संक्रमण इस साल के अंत तक तो रहने वाला ही है, यह मान करके चले। अपनी रक्षा भी करनी है, और रक्षा करने के साथ साथ राजनीतिक मुद्दों को जनता तक पहुंचाना है, यह हमारी कोशिश होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि छोटी छोटी मीटिंग्स, स्मॉल डोर टू डोर कैंपेन, मैंने अभी पता लगाया था कार्यकर्ताओं से, भूपेंद्र यादव जी ने बहुत एग्जॉस्टिव संजय जायसवाल जी के साथ और हमारे पदाधिकारियों के साथ मिलकर के मुझे जानकारी मिली कि आप लोगों ने मंडल तक के कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनकी राय शुमारी की, उनसे आपने बहुत सी चर्चाएं की। उस चर्चा में यह ध्यान में आया कि सबसे इफेक्टिव कैंपेन डोर टू डोर कैंपेन रहने वाला है। इसलिए मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसके लिए तैयार हो जाए। हमको अपनी जान की रक्षा भी करनी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग भी करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हमको अपने कैंपेन को नीचे तक ले जाना है। उसकी हमको चिंता करनी चाहिए, उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को हमको टच करना है, सभी लोगों को, हमारे युवा, हमारे महिला वर्ग, हमारे दलित भाई, हमारे पिछड़ा समाज से जुड़े हुए लोग, हमारे अति पिछड़ा समाज से जुड़े हुए लोग, सब तक हमको दस्तक देना है। और हमको मोदी जी का संदेश भी पहुंचाना है, भारत सरकार का संदेश भी पहुंचाना है, और एनडीए के द्वारा किए गए कार्य, नीतीश जी के द्वारा किए गए कार्य बिहार में जो हुए हैं उसको भी नीचे तक ले जाना है। इस बात को हमको पूरा करना है। इसकी योजना आप लोगों ने बनाई है। मैं अगले सप्ताह में, वैसे तो मैं इसी 29 तारीख को आने वाला था, लेकिन मुझे पता चला कि लॉकडाउन है, और लॉकडाउन आपके यहाँ 6 तारीख तक है, तो 6 तारीख के बाद मैं ज़रूर आने वाला हूँ। कोर कमेटी की बैठक भी लूँगा। हमने पीछे कुछ टास्क दिए हैं, उसके बारे में हमको उसकी चर्चा भी करनी है, और उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको काम करना है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी पीछे जब आए थे तो उन्होंने बहुत से पैकेजेस आपको दिए हैं, और उस पैकेज के माध्यम से विकास के दृष्टि से वहाँ पर काफ़ी काम हुए हैं। पटना मेट्रो का शिलान्यास हुआ था, उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स, ब्रिजेस, इनके लिए भी काम हुआ है। और मुझे इस बात की खुशी भी है कि इस कोविड के संक्रमण में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना ने अच्छा काम किया है। उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं कि वह भी केंद्र सरकार की सौगात थी, जिसके कारण से हो पाया है। मित्रों, आप सब लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि बिहार के लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कार्य किए हैं, और आपको ये मालूम है कि जो पैकेज बिहार को दिया गया था, लेटर एंड स्पिरिट में वह पैकेज पूरा किया गया है, बिहार की धरती पर उतारा गया है। इसको समझना चाहिए। मैं जब आपके सामने आऊँगा तो आपको उसकी सारी डिटेल्स भी दूंगा। डिटेल संजय जायसवाल जी के पास हैं, वो सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रखनी चाहिए, लोगों को बताना भी चाहिए, और लोगों को उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। मैं आज के इस खुशनुमा माहौल में, जब आप लोग अग्नि चुनाव की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं विपक्ष पर कोई कटाक्ष करूं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहता हूं कि विपक्ष बिहार या अन्य स्थानों पर भी इट हैज़ बिकम अ स्पेंट फोर्स। ये ख़त्म हुई फोर्स है, इसके पास कोई ताकत नहीं है, न विचार है, न दृष्टि है, न कुछ आगे लोगों की सेवा करने का मन में कोई संकल्प है। ये सिर्फ राजनीति, थोथी राजनीति, हल्की राजनीति, इससे ऊपर नहीं उठ सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि बिहार की जनता को आशा है तो बीजेपी से आशा है, बिहार की जनता को आशा है तो एनडीए से आशा है,
बिहार की जनता को आशा है तो वो हम लोगों से आशा है कि हम उनकी तस्वीर और तकदीर बदलेंगे, और हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने बदलने में अपना योगदान किया है और आगे भी करेंगे। इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं, आप बदलाव के वाहक हैं। यू आर दी एम्बेसडर्स ऑफ चेंज। आप बदलाव के अग्रदूत हैं। आपने बदलना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब भी जनता के बीच में जाए तो वो ये ध्यान में रखे कि आशा है तो उससे है, और उस आशा को निभाने का जिम्मा है तो उसके कंधों पर है, और उसको पूरा करना है। इस बात को ध्यान में लेकर के हमको आगे बढ़ना है। मित्रों, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं आपसे दिल्ली से बात कर रहा हूं। मैं आपके चेहरे जरूर देख रहा हूं, सबके चेहरे स्क्रीन पर आ रहे हैं समय समय पर, मैं देख रहा हूं, लेकिन जो आपसे मिल करके हमको गर्मजोशी मिलती उसका अंदाज ही कुछ और होता। लेकिन ठीक है, अगले से अगले सप्ताह मैं आपके बीच में आऊंगा और आपसे मिलूंगा। लेकिन तब तक मेरा आपसे निवेदन है कि आप संजय जायसवाल जी के निवेदन में नेतृत्व में और पार्टी के सभी लोगों के साथ जो योजनाएं बनी हैं उस योजनाओं को मैं यहाँ पर खुलासा नहीं करना चाहता, लेकिन आप सब जानते हैं वह लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट होना चाहिए, उसको पूरा का पूरा होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए बिहार में यशस्वी हो, इस बात को हमको चिंता करनी है। नीतीश जी के नेतृत्व में हम अगले चुनाव में जा रहे हैं। हम सबको पूरी ताकत के साथ लगना है और मोदी जी के द्वारा दिए गए भारत को जो मुख्य धारा में लाने के लिए योजनाएं हैं उनको भी जनता तक पहुंचाना है। यही मेरा आपसे निवेदन है। आप सब लोग, मैं जानता हूं बिहार का कार्यकर्ता कितना परिश्रमी है, कितनी मेहनत करता है, और वो विचार से लोगों को प्रेरणा देता है। उसी प्रेरणा का नतीजा मैं भी हूं, वहीं से प्रेरणा मैंने भी ली है। यहां रविशंकर जी बैठे हैं, पहली बार वो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, इमरजेंसी का दिन, कॉलेज में मीटिंग करना मुश्किल था। उन दिनों में रविशंकर जी को हम बुलाया करते थे। सुशील जी जब जेल से आए थे तो उनको बुलाया करते थे, और हम लोग गुपचुप से मीटिंग किया करते थे। उस मीटिंग के बाद रेड हुआ करती थी, क्लासेस को अरेस्ट किया जाता था। उन समय भी हमको अगर प्रेरणा दी और इस विचार को आगे बढ़ाने का मौका दिया तो वो बिहार की धरती ने दिया है। अगर हम लोग इस प्रेरणा से आगे बढ़े हैं तो मैं ये चाहूंगा कि बिहार की धरती फिर से कमल खिले, भारतीय जनता पार्टी आगे आए और पूरी ताकत के साथ हम बिहार की सेवा में फिर से जुटे। यही मेरा निवेदन है। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार।